नमस्कार साथियों, मैं आशीष आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी जगत में। साथियों, हिंदी वर्णमाला की हमने अब तक 3 प्रश्नोत्तरी आपको 10 नंबरों की दी है। आज भी हमारी वर्णमाला पर ही प्रश्नोत्तरी होगी। आज हम एक एक प्रश्न लिखेंगे और उनके चारों ऑप्शनों की व्याख्या की जाएगी कि उनमें से एक सही है तो क्यों सही है, 2 सही है या सभी सही है तो क्यों सही है, हम उन पर बातचीत करेंगे। अब तक हमारे सरल प्रश्न थे। अब थोड़े से प्रश्नों का स्तर जो होगा थोड़ा कठिन होगा, थोड़ा हार्ड होगा। खास करके इसका लेवल जो होगा वो टीजीटी पीजीटी का होगा। संभवतः हो यूपी ट्रिपल एससी या अन्य छोटे एग्जाम में भी पूछे जाए, लेकिन अधिकांश इसका लेवल जो टीजीटी पीजीटी का होगा। तो अभी आप लोगों का एकलव्य मॉडल स्कूल पीजीटी का एग्जाम होने वाला है हिंदी का, उसमें ये काम करेगा। तो साथियों, पहला प्रश्न जो हमारा है वो है अल्प प्राण कंठ नासिक्य वर्ण है। प्रश्न है अल्प प्राण कंठ नासिक्य वर्ण है। आपके ऑप्शन ए, बी, सी, डी हैं। इनमें हम ए पे रखते हैं क, ख, य और देते हैं साथियों हम ह, सॉरी अब 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। इन 4 विकल्पों में से हमें एक का उत्तर, जो हमारा एक सही उत्तर है, उसका चयन करना है। कह रहा है कि साथियों अल्प प्राण भी होना चाहिए, कंठ भी होना चाहिए और नासिक्य भी होना चाहिए। अल्प प्राण भी हो, कंठ भी हो और नासिक्य हो। तो अल्प प्राण में क्या क्या आता है साथियों, पहले ही जान लीजिए। अल्प प्राण में आता है सभी स्वर, व्यंजन वर्णों का यानी वर्गीय व्यंजन का कौन कौन सा, पहला, तीसरा और 5वां वर्ण। और क्या आएगा साथियों, ह आएगा और विसर्ग आएगा। अल्प प्राण होंगे। कंठ का मतलब हो जाएगा जो ध्वनियां क वर्ग के अंतर्गत हो। नासिक्य मतलब या तो अनुस्वार या वर्गों का पंचम अक्षर, वर्गों का पंचम अक्षर। ठीक है। तो अब देखिए, क पहला अल्प प्राण तो है, ख महाप्राण होता है तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ 5वां वर्ण है, लेकिन ये जो होता है वो च वर्ग के अंतर्गत आता है, तो ये भी नहीं, क्योंकि ये जब करेंगे तो ये नासिक्य है लेकिन तालव्य है, नासिक्य है लेकिन तालव्य है, इसलिए ये भी नहीं होगा। अब अल्प प्राण ये भी है और यह भी है, जो सभी स्वर आते हैं तो अयोगवा भी जो होते हैं, विसर्ग जो अयोगवा है अल्प प्राण में आता है। अब कह रहा है कि नासिक्य होना चाहिए, ध्यान से देखिएगा, नासिक्य भी होना चाहिए। तो क तो होगा नहीं। देखिए हम लोगों को फंसाने के लिए क्या कह रहा है, अब अनुस्वार सॉरी जो विसर्ग है ये कंठ है, किंतु नासिक अल्प प्राण भी है, कंठ में नासिक नहीं है। तो यहाँ चारों विकल्प जो हमारे हैं वो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ऐसे प्रश्न कभी कभी हमारे समक्ष आते हैं। किंतु यदि यही विकल्प में ऑप्शन डी या किसी विकल्प पे लिखा होता अंग, ठीक है, तो अंग क्या होता, वर्गों का पंचमाक्षर जो होता है वो नासिक्य होता है, क वर्ग के अंतर्गत है इसलिए कंठ भी है, और वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण है इसलिए क्या, अल्प प्राण भी है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा साथियों, सही हो जाएगा। तो हमें चारों के चारों वर्णों विकल्पों की व्याख्या करनी होगी, उस पर स्पष्ट रूप से ध्यान देना होगा, तब जाकर के हमारे जो है ऐसे प्रश्न सॉल्व हो पाएंगे साथियों। अगला प्रश्न हमारा है
अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं साथियों। अब ध्यान दीजिएगा पुनः, महाप्राण तालव्य संघर्षी है। क्या क्या पूछा? 3 विकल्प पूछा है। अब इसके विकल्प देख लीजिए, च, छ, ख और ठ। अब कह रहा है कि इसमें से जो ध्वनियां हैं वो क्या होनी चाहिए? महाप्राण भी हो, तालव्य भी हो, संघर्षी भी हो। ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, महाप्राण प्रत्येक वर्गों का, यानी वर्गीय व्यंजन की बात हो रही है, प्रत्येक वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो महाप्राण होता है। सही है। तो महाप्राण होता है, तो वर्गों का दूसरा व्यंजन कौन कौन से है? ख भी दूसरा व्यंजन है, दूसरा वर्ण है, छ भी दूसरा है, ठ भी दूसरा है, लेकिन कह रहा है उसके साथ तालव्य होना चाहिए, तो तालव्य यह है। च वर्ग संघर्षी भी होता है, तो हमारा विकल्प जो बी है साथियों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हमें याद रखना है, महाप्राण भी है, तालव्य भी है और संघर्षी भी है। महाप्राण हमेशा दूसरा या चौथा वर्ण होता है, दूसरा वर्ण है। ठीक है। तालव्य में च वर्ग पूरा आता है, संघर्षी में च छ ज झ ई आते हैं। तो इस तरह से हम इसका आसानी से चयन कर सकते हैं साथियों। अगला हमारा प्रश्न है, हमें जो हमने पढ़ा है उस पर विस्तृत ध्यान देना है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, मूर्धन्य वर्ण अल्प प्राण घोष है। क, च, ड और ध्यान से देखिएगा। अब ये पुनः यहाँ कह रहा है कि मूर्धन्य वर्ण होना चाहिए, तो री टू रसाराम मूर्धा, यानी री, ट वर्ग, र, मूर्धन्य श, ये क्या होते हैं? मूर्धन्य वर्ण होते हैं। तो इसमें पहले मूर्धन्य वर्ण देखते हैं। क कंठ वर्ण है, ये सही नहीं होगा। च तालव्य वर्ण है, ये सही नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन हमें मिल गए, इनमें से कोई एक सही होगा। तो इसके बाद लिखा अल्पप्राण, तो अल्पप्राण में क्या होता है? पहला, तीसरा, पांचवा, तो ढ क्या होगा? चौथा है, यानी ये जो है हमारा यहीं पे सही हो जाएगा। अब मैच भी करना, घोष होना चाहिए। 3, 4, 5, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष होता है, पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है। तो विकल्प जो सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा साथियों। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना हमें। अगला प्रश्न है साथियों हमारा ये, अंतस्थ वर्ण अल्प प्राण तालव्य है। अंतस्थ वर्ण अल्प प्राण और तालव्य होना चाहिए। अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ, ध्यान रखिएगा साथियों, सभी अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। ठीक है। और कह रहा है कि उसके बाद वो तालव्य होना चाहिए। तो ईचू ऐसा नाम तालु, ईचू ऐसा नाम तालु एक सूत्र होता है, हम लोग संस्कृत पढ़ाएंगे तो इस सूत्रों की व्याख्या आपके साथ विस्तृत रूप से करेंगे। तो अंतस्थ वर्ण सभी यहाँ चारों के चारों अंतस्थ हैं। अब अल्प प्राण सभी अल्प प्राण है, लेकिन इनमें से तालव्य ढूंढना है। तो यह वर्ण क्या होता है? ऑप्शन ए जो है, यह वर्ण जो होता है वो तालव्य होता है साथियों। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा होगा, अगला प्रश्न साथियों होगा, ऐसे प्रश्न हम लोग के समक्ष आते रहेंगे साथियों, ध्यान देना है।
अगला प्रश्न है घोष वर्ण ओष्ठ घोष वर्ण ओष्ठ महाप्राण है। कह रहा घोष वर्ण ओष्ठ महाप्राण है। घोष वर्ण प्रत्येक वर्गीय व्यंजनों का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होते हैं वो घोष होते हैं। चलिए हम विकल्प पहले बना लेते हैं, फिर इन पे बात करेंगे। ठीक है, व्याख्या जो पढ़ी गई है उन पर विशेष ध्यान देना है। अब साथियों अगला प्रश्न जो हमारा है वो है संयुक्त व्यंजन है छ झ यहां संयुक्त व्यंजन बताना है। संयुक्त व्यंजन दो असमान व्यंजन जब एक साथ आए और उनके मध्य कोई स्वर न हो। जब दो असमान व्यंजन एक साथ आते हैं और उनके मध्य कोई स्वर नहीं होता है, ऐसे व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। साथियों वर्णमाला में 4 व्यंजन को स्थान दिया गया है छ त्र ज्ञ, किंतु यदि ऐसे ही अन्य वर्ण आ जाते हैं जैसे क य झ और छ, जब साथियों ऐसे वर्ण आ जाएंगे, ऐसा विकल्प आपके समक्ष होगा संयुक्त व्यंजन, तो हमने केवल पढ़ा क्या है कि छ त्र ज्ञ और स्र ये जो होते हैं संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। किंतु जैसे इनका निर्माण हुआ, यदि ऐसे बने हुए कोई अन्य व्यंजन आते हैं तो उन्हें भी हम संयुक्त कहेंगे। जो द होता है आधा द और य के योग से बना होता है, द और य के बीच में कोई स्वर नहीं है, तो इसलिए यह क्या है संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये तो हमारे वर्णमाला में ही मिल जाते हैं तो हम इसे रख सकते हैं, लेकिन इनके जैसे जैसे यहाँ पे क और स का योग है, यहाँ त और र का योग है, यहाँ ज और य का योग है, यहाँ स और र का योग। अब इन दो असमान वर्णों के मध्य कोई स्वर नहीं है और ये साथ साथ आए हुए हैं, इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। चूंकि ये वर्णमाला में स्थान पाए हुए हैं, यदि इनकी बनावट के जैसा कोई वर्ण आ जाता है उन्हें भी हम संयुक्त व्यंजन कह देंगे। मैं साथियों कुछ और संयुक्त व्यंजन लिख दे रहा हूँ, आप आसानी से इसे पहचान सकते हैं। जैसे
च छ भी एक साथ आता रहता है, द ध भी एक साथ आता है। किस रूप में आता है साथियों? ऐसे लिखा होता है। दे हमने लिखा हुआ है, क्र क्र ग्र मृ ट्रक ड्रम इत्यादि। यदि ऐसे वर्ड आपको दिखाई पड़ जाएं तो आप इन वर्डों को भी कह देंगे कि ये क्या है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। ठीक है साथियों, आप नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है द्वित्व या युग्मक वर्ण है। द्वित्व या युग्मक वर्ण है। ठीक है साथियों, तो अगला है हमारा जो प्रश्न अब आपके सामने दिखाई पड़ रहा है वो द्वित्व या युग्मक वर्ण पूछ रहा है। द्वित्व का अर्थ होता है दो बार। द्वित्व का अर्थ क्या होता है? दो बार। जब कोई समान वर्ण एक साथ आ जाए, जब कोई समान वर्ण यानी व्यंजन एक साथ आ जाए और उनके मध्य कोई स्वर न हो तो ऐसे वर्णों को द्वित्व या युग्मक वर्ण कहा जाता है। तो साथियों यहाँ द और य का योग है, यहाँ क्या है? द और य का योग है, यहाँ द और ध का योग है, यहाँ दोनों समान वर्ण हैं और यहाँ पे जो साथियों है वो क और स का योग है। तो बाकी के तीन क्या है? संयुक्त व्यंजन है। और ऑप्शन सी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा साथियों? क्या हो जाएगा? हाँ सही, ये जो है वो द्वित्व वर्ण हो जाएगा। तो साथियों ध्यान रखिएगा, मैं द्वित्व वर्ण के कुछ और उदाहरण आपके समक्ष लिख दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए। जैसे च, जैसे कक, चच, कक, अम, अप, हल, चच, कक, मम, पप, लल, तक, दग, डग, गग, घग, जज, टट, इत्यादि। अब अगर ऐसे प्रश्न आपके समक्ष आते हैं, ये इनमें से कोई आता है तो आप नहीं कहते, बहुत सारे हैं, यानी समान व्यंजन जब एक साथ आते हैं उनके मध्य कोई स्वर न हो तो ऐसे व्यंजनों को क्या कहा जाएगा? द्वित्व या युग्मक व्यंजन कहा जाएगा। यह न हो कि ऐसे लिखा हो, आप इन्हें कह देंगे द्वित्व। नहीं साथियों, क्योंकि इनके मध्य म के बाद यह इसमें जुड़ा हुआ है। ठीक है साथियों, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जहां तक मुझे लगता है ये आपका क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल नोट कर सकते हैं आप। अब पुनः मैं एक बार आपके समक्ष अल्प प्राण, घोष, अघोष के बारे में सिंपल सी चर्चा कर दे रहे हैं। सभी स्वर अल्प प्राण होती, अब व्यंजन में चलते हैं। जो व्यंजन होता है, तो जब तक जहां तक स्पर्श व्यंजन है उन्हें ध्यान रखिए। स्पर्श व्यंजन जो होते हैं
प्रत्येक वर्गों का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण जो है वो अल्प प्राण होता है। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण होता है। अब चलते हैं हम महाप्राण की तरफ। प्रत्येक वर्ग यानी स्पर्श व्यंजन में प्रत्येक जो स्पर्श वर्गीय व्यंजन है, स्पर्श या वर्गीय व्यंजन है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो महाप्राण होता है। उसमें व्यंजन महाप्राण होती है। ठीक साथियों, अब हम चलते हैं घोष अघोष की तरफ। सभी जो स्वर होते हैं वो घोष वर्ण होते हैं। घोष, ठीक है, सीधे सीधे चलते हैं, सभी स्वर घोष होते हैं। वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा, वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण जो होता है वो घोष होता है। अंतस्थ व्यंजन साथ में ह, ये क्या होते हैं? घोष। अब चलते हैं अघोष की तरफ। प्रत्येक वर्ग यानी स्पर्शीय या वर्गीय व्यंजन का प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अघोष होता है। तीनों स अघोष वर्ण होते हैं। हमें इन्हें ध्यान में रखना है। ध्यान में जब रख लेंगे तो आसानी से हमारे जो प्रश्न होंगे उन्हें कर सकते हैं। हम उच्चारण की तरफ चलते हैं, किन वर्णों का उच्चारण कैसे होता है। साथियों, उच्चारण मुख्यतः 6 प्रकार का होता है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिका। ये मुख्य रूप से यही होते हैं। कौन कौन से? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिका। ये मुख्य रूप से 6। इन्हीं से सबका जो होता है उच्चारण स्थान निकलता है। अब कंठ में जो कंठ वर्ण कौन कौन से होते हैं या किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण कंठ से होता है उन्हें कंठ वर्ण कहते हैं। आप चाहे वो स्वर हो चाहे व्यंजन हो। अ, आ, क वर्ग के व्यंजन, ह, विसर्ग, ये क्या होते हैं? कंठ वर्ण होते हैं। ई, च वर्ग, य और श, जिसे बड़ा वाला स तालव्य श कहते हो, उसका उच्चारण तालु से होता है, उसे तालव्य वर्ण कहते हैं। री, ट वर्ग, र और मूर्धन्य स, इनका उच्चारण जो होता है मूर्धा से होता है, मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। दंत में कोई भी स्वर नहीं होता, ध्यान रखिएगा। दंत भी पूछे तो सबसे पहले अगर विकल्प में स्वर हो तो निकाल दीजिएगा, क्योंकि दंत में कोई स्वर आता ही नहीं। ठीक है साथियों, अब दंत की बात करेंगे तो दंत में त वर्ग आएगा। क्या आएगा? त वर्ग आएगा। उसके बाद ल आएगा और जिसे हम छोटा स कहते हैं, जिसे सपेरा बनता है, सपेरा कहा पड़ा जाता है, तो स वो क्या हो जाएगा? दंत वर्ण होता है। उ, छोटा उ, बड़ा उ जो है वो ओष्ठ में आता है। प वर्ग पूरा का पूरा, ठीक है, वो ओष्ठ में आता है। अब चलते हैं नासिका की तरफ। इस तरह चलते हैं नासिका। तो नासिक में क्या आता है? अनुस्वार आता है। क्या आता है साथियों? अनुस्वार। एक अयोगवाह यहाँ है और एक अयोगवाह कंठ में। एक अयोगवाह यहाँ है और एक अयोगवाह कंठ में है, ध्यान रखिएगा साथियों। तो नासिका में अनुस्वार होता है और प्रत्येक वर्गों का पंचम अक्षर जो होता है वो भी नासिका से ही उच्चारित भी कहा जाता है, वो नासिका से भी होता है। अंग, ई, ड़, न, म, ये प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर। अब अभी हमारे स्वर बचे हुए हैं भाई। हमने केवल उ तक बताया, री बताया, री मूर्धा से होता है। अब री के बाद ए, ऐ, ए, ऐ, ए, ऐ, इनको हम क्या करते हैं? बनाते हैं कंठ और तालु के योग से। क्यों? क्योंकि अ का उच्चारण जो होता है, अ जो है वो कंठ से उच्चारित होता है और ई जो है वो तालु से। इन्हीं दोनों के योग से ए और ऐ बना होता है, इसलिए इन दोनों को कहा जाता है कंठ तालव्य वर्ण। ए ऐ कहता है कंठ तालव्य वर्ण। अब साथियों ध्यान दीजिएगा, पुनः ये टॉपिक जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है।
जब भी ये उत्तरित पूछा जाता है कहीं न कहीं त्रुटियां हो जाती हैं। कंठ और ओष्ठ के सहयोग से, कंठ में अ आता है, ओष्ठ में उ आता है। इन्हीं के योग से क्या बनता है? अ और उ के योग से ओ और औ बनता है कंठ और ओष्ठ से। इसलिए इसे क्या कहा जाता है साथियों? कंठ ओष्ठ वर्ण कहा जाता है। कंठ ओष्ठ वर्ण कहा जाता है। अब हमारा बचा है कौन साथियों? एक व्यंजन बच रहा है जो मूल व्यंजनों में होता है, उसका नाम है व। क्या नाम है साथियों? व। व का उच्चारण स्थान होता है, व जो साथियों बनता है, इसे हम इसके उच्चारण में दांत और ओष्ठ दोनों का सहयोग लिया जाता है, इसे दंत ओष्ठ वर्ण कहा जाता है। क्या कहते हैं साथियों? दंत्य ओष्ठ वर्ण। साथियों आसानी से इसे आप पहचान सकते हैं। मैं 2-4 प्रश्न आपके समक्ष और रख रहा हूं पुनः, फिर देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न होगा साथियों, ध्यान दीजिएगा। महाप्राण महाप्राण अघोष तालव्य नहीं है। ए, बी, सी और डी। प्रश्न है महाप्राण अघोष तालव्य नहीं है। देखिए साथियों विकल्प आपके समक्ष मौजूद हैं। कह रहा है कि महाप्राण अघोष तालव्य नहीं। महाप्राण अघोष तालव्य नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, महाप्राण का मतलब वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। अघोष का मतलब वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। तालव्य मतलब च वर्ग। तालव्य मतलब च वर्ग। च वर्ग से यहाँ 2 वर्ण हैं, तो ये तो एकदम सटीक बैठ रहा है। ये महाप्राण है, तालव्य भी है, अघोष लेकिन नहीं। ख जो है ये कंठ वर्ण है। महाप्राण है लेकिन कंठ है, अघोष भी और कंठ है। तो यहाँ ऑप्शन में अगर हम कहें तो 2 विकल्प जो हमारे गलत हो रहे हैं, लेकिन एक कुछ हद तक मिल रहा है, तो हम ऑप्शन ए क्या करेंगे यहाँ पे? सही। ये जो है बिल्कुल ही मिल नहीं रहा है। ये महाप्राण है, अघोष है, लेकिन तालव्य नहीं है। ये महाप्राण भी है, तालव्य भी है, अघोष नहीं है। तो इस तरह से ये भी ऑप्शन यहाँ सही हो सकता है, लेकिन यहाँ एक बिल्कुल जो है वो इससे मैच कर रहा है। जो पूछ रहा जो नहीं है, तो नहीं में तो भाई इसको भी हम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्न भी मिलते रहते हैं। अब ऐसे विकल्प मिल जाए तो जो सबसे पहले दिखाई पड़ता है विकल्प में, हम उसका चेक करें। ठीक है, अब ऐसे ही प्रश्न जो पूछे जाते हैं साथियों, और यही विवाद के प्रश्न होते हैं। अब यहाँ साफ साफ अगर लिख दिया गया होता दूसरा सभी है, सभी अघोष हैं, लेकिन केवल तालव्य जो है वो छ है, तो उत्तर देना आसान हो जाता और एकदम बिल्कुल सही विकल्प होता है। बिल्कुल सही विकल्प होता है कि भैया हाँ यही सही, विवादित नहीं। कई बार हमारे समक्ष जो है वो विवादित प्रश्न आ जाते हैं और जिनका चयन करना हमारे लिए क्या हो जाता है? बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है साथियों,
तो विवाद के यदि प्रश्न हैं तो उनके लिए आपको सटीक और सही जानकारी होनी चाहिए। सही जानकारी कैसे होगी? जब आप पढ़ेंगे, जब आप पढ़ेंगे। देखिए साथियों, पढ़ते सभी लोगों से मतलब कि जो लोग नौकरी करना चाहते हैं, नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, तो वो सभी लोग पढ़े। लेकिन पढ़ना कैसे, ये अत्यंत आवश्यक है। इस बात को समझ लें। जब आप समझ लेंगे कि आपको क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, तब आपके लिए परीक्षा जो होगी वो आसान हो जाएगी। क्योंकि आप पढ़ना जानते हैं, आप पढ़ना जानते हैं। जब आप पढ़ना जान लेंगे तो जाहिर सी बात है कि प्रश्नों के उत्तर देना भी आप जान लेंगे। साथियों, यही आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद।